नमस्कार, मेरा नाम जतिन है। वाणी साहित्य घर में आप सभी प्रिय पाठकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच वरिष्ठ लेखक तेजी ग्रोवर जी जुड़ी हुई हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले तो मैम, आपको आपके आग में आलिस है ये है पुस्तक विमोचन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपकी अन्य अनुवादित पुस्तकें भी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब इस पुस्तक का अनुवाद कर रही थीं तो आपको किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? जतिन, इस प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं मालूम नहीं कि मैं उस समय का स्मरण इतनी अच्छी तरह से कर पाऊंगी कि क्या चुनौती थी मेरे सामने, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। जॉन फॉस्से का पहला अनुवाद, यानी कि उसकी एक कहानी का अनुवाद, नॉर्वेजी एक कहानियों का संकलन वाणी प्रकाशन ने छापा है, 10 समकालीन नॉर्वेजी कहानियाँ। उसमें फॉस्से की एक कहानी थी। मैंने जब उस कहानी को पहली बार पढ़ा था तो मैं चकित रह गई थी कि कोई लेखक 4 वाक्यों में कैसे एक लंबा पाठ बुन सकता है। 4 वाक्यों से मेरा मतलब एक तरह का रूपक ही समझ लीजिए कि इतने कम वाक्यों के दोहराव से हर बार के दोहराव में नई बात पैदा करना, ये किसके बस का रोग है। क्योंकि अगर इस तरह से हम दोहराव किसी चीज़ का करते हैं बातचीत में तो लोग सोचते हैं कि अरे इस व्यक्ति थोड़ा सा सठिया गया है, ये तो एक बात बार बार कही जा रहा है। तो फॉस्से के गद्य को पढ़ के मुझे लगा कि ये एक सठियाए हुए नैरेटर का, आख्याता का बहुत ही उठा हुआ, बहुत ही ज़हीन और उत्कृष्ट पाठ है। पहले उसकी कहानी ऐसी थी कि 4 वाक्यों से कि एक लड़की स्कूल का प्रांगण क्रॉस कर रही है और वो बस अपनी नज़र झुकाती है और उठाती है। इसको वो बहुत बार रिपीट करते करते अंत तक आते आते आपको उसके कथानक का थोड़ा बहुत भान हो जाता है कि उसका, इसकी ये मुख्तसर सी कहानी ये है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही इस उपन्यास के साथ है कि ये एक विशुद्ध पारंपरिक नॉर्वेजी परिवार की 5 पीढ़ियों की गाथा 100 से भी कम पन्नों में इस लेखक ने सहेजी है। कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आप मार्केज के उपन्यासों को देखेंगे, 100 Years of Solitude, जिसमें भी कई पीढ़ियां हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी कम स्पेस में इतना महाकाव्यात्मक विस्तार कोई लेखक कैसे पा सकता है। तो वो अनुवादक का भी वही चैलेंज है कि क्या अनुवादक सठियाया हुआ दिखाई देगा कि भाई मैं बार बार उसी वाक्य को रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कोई ऐसा सोचेगा कि इसने कोई गलती तो नहीं कर ली है कि ये बार बार वही, कहीं मिसप्रिंटिंग तो कोई प्रूफ तो नहीं है। क्योंकि हिंदी में ये पहली मर्तबा इस तरह की कोई चीज़ छप रही है मेरे हिसाब से। पहले कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं छपी। सबसे पहली चुनौती ये थी कि मुझे स्कैंडिनेविया की सारी भाषाओं से बहुत प्रेम है। नॉर्वेजी से, स्वीडिश से, डेनिश भाषा से, फिनिश थोड़ी सी अलग पड़ती है, लेकिन मुझे उन सभी भाषाओं से बहुत प्रेम है। उनकी ख़ासतौर पे स्वीडिश और नॉर्वेजी, इनकी जो ध्वनि है ना, वो कुछ कुछ हमारे किसी सुदूर पहाड़ी प्रदेश की किसी गुम हो चुकी भाषा के संगीत जैसी ध्वनि है। आप मतलब अगर आप नॉर्वेजी को सुनेंगे तो आपको उसमें भारत के सुंदर से सुंदर पहाड़ी इलाकों के किसी भूले बिसरे गांव की बोली आपको सुनाई देगी। मतलब आप सुन लीजिए, आप मेरी बात समझ जाएंगे। आप कहेंगे ये तो पहाड़ी बोली जैसा है। अब वो संगीत खड़ी बोली में नहीं है। आप भी जानते हैं कि खड़ी बोली में संगीत पैदा करना बहुत ही कठिन काम रहा है। निर्मल वर्मा जैसे साधकों ने और भी कई लेखकों ने खड़ी बोली को साध के उस संगीत को पैदा किया है, जो कि खड़ी बोली में मुख्यतः नहीं है, क्योंकि वो बोलियों से बनी हुई है। अच्छा, बिल्कुल यही स्थिति नॉर्वेजी, वो भाषा जिस भाषा में जॉन फॉस्से लिख रहे हैं, वो भाषा
सभी लेखक उस भाषा में नहीं लिखते हैं। ये 2 भाषाएं हैं नॉर्वे में। यहाँ तो बहुत सारी 3000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। नॉर्वे में मुख्यतः 2 भाषाएं, एक बुकमॉल जो कि पुरानी, जैसे कि मान लीजिए कबीर को आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हिंदी यहाँ से, खड़ी बोली यहाँ से विकसित हो रही है। और किसी को भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये पिछली कई शताब्दियों से खड़ी बोली की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और फिर उसका एक औपचारिक रूप से खड़ी बोली में रूपांतरण। बिल्कुल ऐसे ही नई नॉर्वेजी, जिसको न्यू नॉर्स्क कहते हैं, योन फोसे उस भाषा में लिखते हैं। ये न्यू नॉर्स्क पे ऐसे ही नॉर्वे की तमाम बोलियों से निर्मित भाषा है। तो उसमें वो बोलियों की खनक, उसका संगीत, उसका नाद आप पैदा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और अगर आप ना करना चाहें तो ना भी करें। तो योन फोसे ने, मतलब मैं तो इसके बहुत ही भाषा के स्तर पे मैं चुनौती की बात कर रही हूँ अभी, बाकी तो ये बहुत ही जटिल लेखक है। उसको सुलझाना और सुलझा के उसका अनुवाद करना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो मुझे क्या करना होता था, मैं सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी मेरी चुनौती थी कि मुझे नॉर्वेजी का जो संगीत है, क्योंकि मुझे तो अंग्रेज़ी से अनुवाद करना है, मैं नॉर्वेजी नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे जो भी वाणी प्रकाशन से मेरे अनुवाद प्रकाशित हैं, अदिति जानती हैं, अरुण जी भी जानते हैं, नॉर्वेजी स्वीडी जितने भी हैं वो हमेशा मूल से मिलान करने के बाद ही मैंने उनका अनुवाद किया। मुझे ऐसे बहुत से लेखक मित्र मिल जाते हैं जो मेरे साथ बैठकर मूल से पहले अंग्रेज़ी का मिलान कर लेते हैं, और अंग्रेज़ी में जो त्रुटि, कोई कमी रह गई हो, उसको हम लोग सुधार लेते हैं। इस बीच में मैंने नॉर्वेजी और स्वीडी भाषा का जो नाद है, जो संगीत है उसका, क्योंकि ये कहा भी जाता है, जैसे स्वीडी भाषा के बारे में कहा जाता है कि अगर आप एक टेलीफोन डायरेक्टरी को भी पढ़ना शुरू करोगे, पाठ करना शुरू करोगे, तो आपको उसमें बहुत ही उत्कृष्ट और आत्मा को संवार देने वाला संगीत सुनाई देगा। मतलब ऐसी भाषाएं हैं, है ना। मतलब आप कैटलॉग भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो संगीत दिखता है। मुझे वो संगीत खड़ी बोली में कैसे लाना है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। भाषा उसकी बहुत ही सहज है, वो बड़ी भाषा, बड़े शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता है वो लेखक, वो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो वो उन वाक्यों का जो दोहराव जिस वाक्य विन्यास में वो नॉर्वेजी में कर रहा है, मैं अंग्रेज़ी को बुला के उसको कोशिश कर रही थी, क्योंकि उतनी नॉर्वेजी तो मैं समझ लेती हूँ कि मैं उसके विन्यास को समझ पाऊँ कि ये सब्जेक्ट पहले आ रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब कहाँ लगा हो, ये मैं समझ जाती हूँ। तो मैं कोशिश ये कर रही थी कि मैं अंग्रेज़ी को कम से कम इस्तेमाल करते हुए, जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकूँ, नॉर्वेजी का संगीत और नॉर्वेजी भाषा का वाक्य विन्यास, इसको मैं किसी तरह से हूबहू हिंदी में, खड़ी बोली में उतार सकूं। तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था इस उपन्यास का अनुवाद करते समय। और वो इतना बड़ा लेखक है, इतने बड़े लेखक को मैं हिंदी के पाठक के सम्मुख एक प्रामाणिकता से और सच्चाई से निष्ठापूर्वक प्रस्तुत कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे लिए बड़ा सवाल था। तो और इसके बारे में बहुत विस्तार से बातें हो सकती हैं, पर यदि आपका प्रश्न मुख्तसर था तो शायद मेरा जवाब इतना ठीक है, नहीं तो आप और कहेंगे तो मैं और बोलूँ। धन्यवाद मैम।